दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं योग शिक्षा के पेपर की, जो कि कोड है आपका 807। इसमें सेट नंबर देख रहे हैं ए। अगर आपका सेट बी है तो भी आप आंसर मिला सकते हैं, अगर आपका सेट सी है तो भी आप आंसर मिला सकते हैं, और सेट आपका डी है तो भी आप आंसर मिला सकते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो हैं कॉमन रहते हैं, बस सीक्वेंस चेंज कर दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा पेपर रहा। इसको पास करने के लिए 40% आपको मार्क्स चाहिए थे। 40% का मतलब हो गया 10 नंबर। 10 नंबर आपको चाहिए थे। 10 नंबर अगर आपको मिल जाते हैं तो आप आसानी से पास कर सकते हैं। और जो क्वेश्चंस आपने अगर मेरे चैनल से पढ़े हैं और मेरे नोट से पढ़े हैं तो आपने जो है यहाँ पर कम से कम 20 अंक से ज़्यादा ले लिए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको पता चलेगा कि 20 अंक आपने कैसे प्राप्त किए होंगे। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। पहला क्वेश्चन एमसीक्यू में है। योग शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के इस शब्द से हुई है। तो योग शब्द जो है ये युज भाषा से लिया गया है, संस्कृत के। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, युज। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांग योग के प्रतिपादक हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है, तो सभी ने इसका आंसर सही लिखा होगा। पतंजलि ने जो है ये अष्टांग योग का जो है नियम दिया था। तो यहाँ पर जो आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट होता है, सभी ने सही किया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। किस प्राणायाम में नाक के स्थान पर मुंह से श्वास ली जाती है? तो वह है सत्कारी प्राणायाम। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा आपका। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। योग का प्रभाव पड़ता है, तो योग का प्रभाव जो है श्वसन तंत्र पे भी पड़ता है आपका, साथ ही साथ त्वचा पे भी पड़ता है, और उसके अलावा रक्त संचार पे भी पड़ता है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी जिसने भी टिक किया है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ये तो आपका 10th क्लास का क्वेश्चन है, लेकिन आपके सिलेबस में भी है और आपने इसको पढ़ा भी होगा। पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जिसने भी टिक किया है उसका आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से आपने 5 अंक प्राप्त कर लिए हैं, आसानी से 5 अंक आपके एमसीक्यू से ही मिल गए हैं। अब बात करते हैं अगले जो बड़े क्वेश्चंस हैं, सारे करवाए हुए हैं, देखते जाइए, मैं आपको बताने वाला हूं। उन क्वेश्चंस की हम बात करने वाले हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए भी आंसर्स वही रहेंगे, सेम जो ऑप्शंस मैंने टिक किए हैं। अब आते हैं हमारा जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया उसकी बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, इसमें क्या पूछा गया है देखिए। इसमें पूछा गया योग का शाब्दिक अर्थ व परिभाषा लिखिए। योग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जोड़ना, आपको अच्छी तरह पता है। और इसकी परिभाषा जो है पतंजलि के अनुसार आप बता सकते थे। मैंने आपको योग की परिभाषाएं लिखवाई थी और अपने नोट्स में भी दी थी, अपने वीडियो में भी दी थी। जिन्होंने नोट्स प्राप्त किए होंगे उनको तो पेपर बहुत बेहतरीन गया होगा, क्योंकि उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया होगा ढंग से तरीके से। तो योग का अर्थ क्या होता है? यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर और आत्मा को एक रूप करना ही योग कहलाता है। अगर आप अर्थ में लिखना चाहें तो अर्थ में ये लिख सकते हैं, या हम बोल सकते हैं योग का अर्थ होता है जोड़ना। ठीक है। और दूसरा जो परिभाषा है पतंजलि के अनुसार लिख देंगे, जो पतंजलि का बहुत ज़्यादा फेमस परिभाषा है, हमेशा मैंने आपको बताया है, अपने नोट्स में भी दिए हैं, अपने वीडियो में भी मैंने बताया आपको कि पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियों को चंचल होने से रोकना ही योग कहलाता है। ये बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन थी, बस इतना सा लिख देते आपको 2 अंक प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात मन को इधर उधर भटकने न देना और केवल एक ही वस्तु पर जो है स्थिर रखना जो है योग कहलाता है। अब आते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न पे। कुंडलिनी योग क्या है, इसके लाभ लिखिए। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आया हुआ है, आपको अच्छी तरह से पता है। अगर आपने पढ़ लिया होगा तो ठीक है, अन्यथा मैं आपको थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर देता हूं कि कुंडलिनी योग क्या है। बहुत ही सिंपल सा इसका डेफिनेशन है। देखिए, कुंडलिनी योग सबसे शक्तिशाली योगों में से एक माना जाता है, और योग विद्या के अनुसार जो है हर मनुष्य के मेरुदंड, जिसको बैकबोन बोलते हैं हम, के नीचे जो है एक ऊर्जा का संग्रहित बिंदु होता है, और इस ऊर्जा के संग्रहित बिंदु को जागृत होने से जो है मनुष्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। कुंडलिनी योग मनुष्य के चेतन मन के विस्तार से संबंधित है। इस योग का लाभ लेने के लिए मनुष्य को जो है अपने शरीर के 7 चक्रों को जगाना पड़ता है, और संभवतः एक सामान्य मनुष्य या बिना किसी अच्छे गुरु के इसको जगाना संभव नहीं है। इसके लाभ क्या हो जाएंगे? तो लाभ जो है इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। क्या है योग, तो मैंने आपको बता दिया। लाभ तो बहुत सारे हैं, उसमें से आपको 1 से 2 लाभ आपको लिख देने थे। ये क्या होता है? ये इसका लाभ जो है ये क्या करता है, आपको जो है आत्मा से परमात्मा के मिलन में जो है सहायता करता है। साथ ही साथ जो है ये आपको विशेष उपाधियां प्राप्त करने में मदद करता है। इससे ध्यान जो है आपका बहुत ज़्यादा केंद्रित होता है। तो ये सारे के सारे इसमें लाभ हो जाएंगे। पंचकोश की अवधारणा,
इसको मैंने आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताया था पंचकोश क्या होता है, तो उसी को लिखना था। पंचकोश क्या होता है, पंचकोश का अवधारणा उसी में आ जाता है। तो कुछ ज़्यादा नहीं था, पंचकोश का मतलब क्या होता है यही आपको इसमें बताना था, बस इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ पूछा नहीं गया था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पंचकोश क्या होता है तो वो लिख देंगे तो भी आपका अवधारणा जो है यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अष्टांग योग के बारे में भी इस क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पंचकोश की अवधारणा। तो पंचकोश की अवधारणा जो है, अगर आपने वीडियो देखा है तो ये भी क्वेश्चन करवाया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए पंचकोश की अवधारणा क्या कहता है। आध्यात्मिक विज्ञान के अनुसार मानव शरीर जो है 5 आयामों यानी कोशों से मिलकर के बना होता है, जो मानव शरीर के स्थूल से सूक्ष्म आयामों के लिए उत्तरदायी होता है। इन्हें ही हम पंचकोश कहते हैं। यही अवधारणा आपको लिखनी थी, 2 नंबर आपको मिल जाते। बाकी आप पंचकोश के बारे में या उसके प्रकार के बारे में भी लिख सकते थे। इसमें जो पंचकोशों की अवधारणा में 5 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें आपका अन्मयन कोश है, मनोमय कोश है, प्रणाम कोश है, और उसके अलावा जो है विज्ञानमय कोश है और आनंदमय कोश है। ये तो 5 कोशों को आप लिख सकते थे, तो आपको आंसर का जो है पूरा का पूरा उत्तर जो है 2 नंबर का आपको प्राप्त हो जाता। अगला जो क्वेश्चन है, पाचन तंत्र पर रोग योग का प्रभाव लिखना है। पाचन तंत्र पे क्या होता है योग का प्रभाव, तो अपने मर्जी से भी आप बना सकते थे। बाकी पाचन तंत्र पे योग के बहुत सारे प्रभाव हैं जिनको हम बता सकते हैं, विश्लेषित कर सकते हैं। जिसमें अगर पहली बात करूं मैं, पाचन तंत्र पे योग का प्रभाव क्या पड़ता है, तो यहाँ पर अगर हम पहली ही बात करें तो देखिए पहला हमारा क्या होगा, जो भी योगिक हैं जो योग सिखाते हैं उनका कहना है कि अच्छी सेहत के लिए पाचन तंत्र का मजबूत होना आवश्यक है। इसके लिए योग करना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। योग जो है, योग के आसनों के द्वारा जो है हमारे पाचन तंत्र पर सीधा और सकारात्मक असर होता है। जैसे जैसे व्यक्ति सही सांस लेना और अपने मस्तिष्क को शांत रखना सीख जाता है, तो हमारा पाचन तंत्र भी जो है सुरक्षित हो जाता है और सुचारू भी हो जाता है। पाचन तंत्र की गड़बड़ियों के पीछे अधिकतर जो है तनाव, चिंता या फिर व्याकुलता, अवसाद और घबराहट जैसे मानसिक लक्षण देखने को मिलते हैं, जिनको योग के द्वारा सुधारा जा सकता है। तो बस इतना लिख देना था आपका, आसानी से इसका 2 मार्क्स यहाँ पे भी आपको प्राप्त हो जाते हैं। अगला जो है, महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग का विस्तार पूर्ण वर्णन करना है। 4 नंबर का था। इसमें अष्टांग योग में 8 योगों का मैंने वर्णन करके बताया था आपको, और मैंने कहा था ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही रहता है। तो हम बता सकते हैं कि अष्टांग योगों में पतंजलि के अनुसार जो 8 तरह के मन और प्राण को शुद्धि के लिए परमात्मा से प्राप्ति करने के लिए जो योग बताए गए हैं, वो 8 प्रकार के योग हैं जिनको अष्टांग योग कहा जाता है। जिसमें आपका यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि सम्मिलित हैं। अब इसमें मैंने आपको नोट्स और अपने वीडियो के माध्यम से बताया था कि अष्टांग योग में पहला जो है यम आता है, जो कि अष्टांग का पहला नियम यम होता है, जिसमें जब व्यक्ति बुरे कामों को छोड़ने में सफल हो जाता है, तब वह योग के मार्ग पर अपना जो है एक कदम आगे बढ़ाता है। ठीक है, और यहाँ पर यम के और भी सारे जो है कुछ कह सकते हैं कि प्रकार बताए गए हैं, लेकिन हमें जरूरी नहीं है कि उसको प्रकार को बताना। लेकिन अष्टांग योग में यम पहला है, दूसरे में आ जाता है नियम, तीसरे में आ जाता है आसन। के बारे में थोड़ा सा लिख देना था। आसन जो है तीसरा महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें सुखपूर्वक शरीर को विशेष स्थिति में रखना और स्थिर होकर बैठना जो है आसन कहलाता है। आसन के ऊपर जो है आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अगर आपने महर्षि पतंजलि के 8 अष्टांग योग को पढ़ लिया था, अगर आपको ये याद है, तो आपने आसन की डेफिनेशन, आसन के बारे में सब कुछ बता दिया होगा, क्योंकि आसन का भी क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है। योग के क्षेत्र में किन्हीं 2 योग संस्थानों का जो है योगदान या उल्लेख करना है आपको। तो इसको करना इतना ज़्यादा जरूरी नहीं था जितना मैंने आपको ये बताया था कि पतंजलि के अष्टांग योग के बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। नोट्स में, वीडियो में आपको दिया हुआ था। तो 4 अंक आप आसानी से यहाँ से प्राप्त कर सकते थे, क्योंकि योग के क्षेत्र में किन्हीं 2 संस्थानों के बारे में आप ज़्यादा जो है अच्छी तरीके से नहीं लिख सकते थे। उसके लिए आपको विस्तार पूर्वक अपने बुक को पढ़ना पड़ता, नोट्स को पढ़ना पड़ता। आगे जो है क्वेश्चन उसकी बात करते हैं। इसी से ही संबंधित जो है अगला क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान का क्या अर्थ है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप अष्टांग योग पढ़ लेते हैं तो इसमें से है सारे के सारे चीज़ मैंने बताया है। ध्यान क्या होता है, ध्यान जो अष्टांग योग का 7वां अंतरंग साधन माना जाता है। और ध्यान जो है ये क्या कहता है, ध्यान मानसिक क्रिया है या एक चेतना है जो किसी एक विषय पर या एक वस्तु पर जो है विचार केंद्रित पर लगाया जाता है। तो ध्यान का अर्थ हम बता सकते हैं। ध्यान के लाभ क्या है, तो ध्यान के बहुत सारे लाभ हैं। मन की एकाग्रता होती है, किसी विषय को जो है समझने में ये ध्यान बहुत ही सफलतापूर्वक जो है उस पर अपना मन जो है केंद्रित करता है। उसके अलावा बहुत सारे ध्यान के लाभ हैं,
ध्यानों के लाभों की कमी नहीं है, आप जितने चाहें वो लिख सकते हैं। तो ध्यान जो है एक क्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने मन को चेतना की एक विशेष अवस्था में ले जाने का प्रयत्न करता है। ठीक है, तो ये ध्यान के तो लाभ हो गए। और मैंने आपको बताया था कि ध्यान के जो ध्यान के अर्थ भी हो गया। ध्यान के लाभ क्या होते हैं, इसमें जो है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो है साधना की जाती है। ठीक है, ध्यान से अनेक प्रकार की क्रियाओं का बोध होता है। तो ये सारे सारे क्या है, लाभ हैं। तो इसमें आप 4 अंक प्राप्त कर सकते थे आसानी से। अब यहाँ पे विपश्यना ध्यान क्या क्या आशय है, इस ध्यान के सिद्धांत व प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन जो है पिछले वर्ष का ही है, जो मैंने बताया था कि आप पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आपको सारे के सारे आंसर्स आप आसानी से कर पाएंगे। अब यहाँ पे बताता हूँ मैं विपश्यना ध्यान क्या होता है। विपश्यना ध्यान जो है ये सबसे प्राचीन तरीकों में से, ध्यान के तरीकों में से एक मानी जाती है। ठीक है, और इसका अर्थ है चीज़ों को वैसे ही देखना जैसा वो वास्तव में है, यानी कि हम चीज़ों को काल्पनिक रूप से नहीं देखते हैं विपश्यना ध्यान में। यहाँ पे विपश्यना ध्यान जो होती है इसमें चीज़ों को उसी वास्तविक रूप में देखा जाता है जैसा कि वो दिखाई देती हैं और जैसा कि वो वास्तव में है। इसे 2500 साल पहले जो है गौतम बुद्ध ने खोजा था। विपश्यना ध्यान जो है ये गौतम बुद्ध की खोज थी। और इस ध्यान के सिद्धांत और प्रक्रिया का वर्णन करना है तो इसमें आप जो है लिख सकते थे कि जो है ये क्या करता है, अशुद्धियों को पूर्ण उन्मूलन और पूर्ण मुक्ति के बाद जो है क्या करता है, सुख की प्राप्ति प्रदान करता है। अशुद्धियों को खत्म कर देता है और सुख की प्राप्ति प्रदान करता है। और पूर्ण छुटकारा के लिए जो है ये मानसिक समस्याओं से निजात दिलाने के लिए सहायक है, इसका सिद्धांत ये कहता है। इसे करने से जो मन में नकारात्मकता आती है वो मन से हमेशा जो है चली जाती है या शांत हो जाती है। इससे शरीर के रोग जो है बहुत सारे जो है क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और जो विपश्यना है ये जीवन की सच्चाई से भागने की शिक्षा बिल्कुल नहीं देती है। इसका सिद्धांत कहता है कि आपको जीवन से सच्चाई से भागना नहीं है, बल्कि जीवन की सच्चाई और उसके वास्तविक रूप को स्वीकार करने की प्रेरणा इससे हमें मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें लिख सकते थे। बाकी आपको ध्यान का मैंने बताया था, ध्यान तो बहुत ही सिंपल सा था जिसके बारे में मैंने आपको नोट्स में दिया था, वीडियो में दिया था, तो आप इसको लिख सकते थे। अगला जो है छात्रों के तनाव प्रबंधन में ध्यान की भूमिका का वर्णन कीजिए। मैंने एक क्वेश्चन करवाया था आपको, अगर आपने नोट्स पढ़े होंगे या फिर आपने वीडियो ढंग से देखा होगा तो उस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था छात्रों के लिए जो है योग जो है विद्यार्थियों के जीवन में क्या महत्व करता है या छात्रों के जीवन में क्या महत्व है योग का। तो यहाँ पर योग की जगह आपको केवल ध्यान को डाल देना था। मैंने बोला था कि कभी भी आपको जो दिक्कत होती है कभी क्वेश्चन लिखने में, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसमें आपको केवल क्वेश्चन का छोटा सा पैटर्न चेंज किया गया तो वहाँ पे ध्यान, यहाँ पे योग की जगह क्या लिखा है, ध्यान। यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन कराया था योग का कि छात्रों के तनाव प्रबंधन में योग की भूमिका का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दे दिया, ध्यान और योग एक ही समानार्थी है बट इनका थोड़ा सा अलग मीनिंग निकाला जाता है सिलेबस के हिसाब से। तो आप यहाँ पर सभी जगह पे ध्यान की जगह जो है आप योग की जगह है ध्यान का उपयोग कर सकते थे, जिसमें हम कह सकते हैं छात्र जो है छात्रों के मतलब हम कह सकते हैं कि तनाव प्रबंधन में योग की भूमिका का वर्णन क्या हो सकता है। तो योग की जगह यहाँ पे ध्यान दिया है तो हम कह सकते हैं जो ध्यान है बालकों के मन की आंतरिक शांति, मन के अंदर जो अशांति है उसको शांति प्रदान करता है। इसके अलावा जो है हम बता सकते हैं ध्यान से रचनात्मकता में वृद्धि होती है। बच्चे जो है प्राकृतिक तथा आसपास के वातावरण में शांति के महत्व को समझते हैं और जब शांति के महत्व को समझते हैं तो क्या करते हैं, वो ध्यान करते हैं। आगे हम ये भी लिख सकते हैं कि ध्यान जो है ये क्या करता है, ध्यान बालकों को एक समस्या में एक कार्य करने के लिए ध्यानित करने के लिए मदद करता है, यानी कि ध्यान को केंद्रित करने में मदद करता है क्या, आपका ध्यान। और उसके अलावा जो हम बता सकते हैं ध्यान जो है प्रतिशत तंत्र को मजबूत और मन को ऊर्जावान बनाता है। तो ये सारे के सारे जो मैंने योग के आपको भूमिका बताई थी, योग का महत्व बताया था, उसको आप यहाँ पे योग का जगह जो है ध्यान को आप लिख देते तो आपका जो है आंसर कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि ये सिमिलर क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं, तो इसमें 4 अंक आप आसानी से प्राप्त कर सकते थे। उसके अलावा और भी है, हम कह सकते हैं ध्यान के द्वारा जो है मस्तिष्क में ऑक्सीजन की मात्रा की बढ़ोतरी होती है, श्वसन में संतुलन होता है और उसमें सुधार होती है, और बालकों में जो है शीतलता और एकाग्रता का स्तर बढ़ता है और नियंत्रण भी होता है। इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं।
उसके अलावा हम ध्यान के प्रकार भी अगर इसमें बताना चाहें तो प्रकार हम, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन लिख रहे हैं तो 4 नंबर के हिसाब से इसके आंसर्स को थोड़ा लंबा भी कर सकते थे। तो इस तरह से बहुत है जितना आंसर मैंने आपको बताया, और जो नोट्स मैंने दिए थे अगर आप उनको पढ़ते हैं और अच्छे तरीके से तैयार करते हैं तो मैं बता रहा हूँ आपको 25 में से आसानी से आप 20 नंबर जो है प्राप्त कर सकते थे। कोई इशू नहीं होता आपको 20 नंबर कम से कम प्राप्त करने में। और जिन बच्चों ने थोड़ा सा ढंग से पढ़ा होगा तो 25 में से 24-23 तो ले आते, 25 में से उनको 23 या फिर 24 भी मिल जाते, इसमें कोई इशू नहीं था। बहुत ही आसान पेपर आया हुआ है, अच्छा पेपर आया। हमेशा योग पेपर जो है थोड़ा सा इसी तरह का आता है। और बाकी हम नेक्स्ट ईयर आपके सेकंड ईयर की जब तैयारी करवाएंगे तो आपको जो सेकंड ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे उनको भी ढंग से पढ़ लेना, अच्छे तरीके से पढ़ना। उसमें भी क्वेश्चंस जो हैं आपके बेहतरीन क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो आपको एग्जाम में पूरा का पूरा मात्र 10 दिन में, आप 8-10 दिन में अगर आप पढ़ते हैं उनको तो आप जो है पास हो सकते हैं। और यहाँ पे एक अलग क्वेश्चन पूछा गया है जो कि आपका चौथे चैप्टर से है। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों पर योग का प्रभाव लिखिए। तो ये क्वेश्चन मैंने अलग से जो है एक वीडियो बनाया था बहुत पहले, उसमें बताया था, मैंने आपको नोट्स में नहीं दिया है। लेकिन हम अगले साल जो है इसको भी, इस क्वेश्चन को भी नोट्स में डालेंगे। और इस तरह के जो और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो चैप्टर नंबर 4 से, तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव या फिर अंतःस्रावी ग्रंथियों पर प्रभाव या मस्तिष्क पर प्रभाव या रक्त संचरण पे प्रभाव, ये तीनों चीज़ें पूछी जाती हैं। तो उसको भी हम अगले नोट्स में डालेंगे ताकि बच्चों को यह असुविधा ना हो। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो बेहतरीन हैं और इन क्वेश्चंस को अगर आपने करे होंगे तो आपका काम समझ लो हो गया है।